हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रेवंत राज मैथमेटिक्स में। आज हम लोग पढ़ रहे थे राजस्थान है उसके जो भौतिक प्रदेश हैं उसके बारे में पढ़ रहे थे। तो हमारी जो क्लास है वो हमेशा 12 बजे से शुरू होती है। 12 बज गए हैं और सभी लोग लाइव आ जाइए और 12 बजे से हमारी क्लास शुरू हो जाती है। तो मेरे प्यारे साथियों, हम लोग भौतिक प्रदेशों के बारे में पढ़ रहे थे। तो उनमें हमने जो दो भौतिक प्रदेश हैं उनके बारे में हमने पढ़ लिया था। तो बाकी के जो भौतिक प्रदेश हैं वो भी आज हम पढ़ेंगे। तो आज 12 बज गए और सभी लोग लाइव आ जाइए और हम जो बाकी जो बच्चे भौतिक प्रदेश हैं उनके बारे में भी आज जानकारी लेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से आप लाइव आ जाइए। तो चलो मेरे प्यारे साथियों, चलते हैं भौतिक प्रदेशों की तरफ। देखो मेरे प्यारे साथियों, मैंने दो भौतिक प्रदेश, एक तो जो मरुस्थलीय प्रदेश है उसके बारे में बताया था और एक अरावली प्रदेश के बारे में बताया था। तो मेरे प्यारे साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं पूर्वी जो मैदानी भाग है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। यानी जो राजस्थान का पूर्वोत्तर क्षेत्र है उस पूर्वोत्तर क्षेत्र को भी एक भौतिक प्रदेश के रूप में जाना जाता है और उसका नाम है पूर्वी मैदानी प्रदेश। तो इसके बारे में जान लेते हैं। ये जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है उसका जो कुल क्षेत्रफल है वो मेरे प्यारे साथियों कितने किलोमीटर हैं? मेरे प्यारे साथियों, इसका क्षेत्रफल है वो राजस्थान का जो कुल क्षेत्रफल है उसका 23% है। कितने प्रतिशत हैं? 23% हैं। और उसकी जो जनसंख्या है वो जनसंख्या है 39%, वहाँ पर जनसंख्या निवास करती है। मेरे प्यारे साथियों, मैंने पिछले दो जो पढ़ाए थे वो मैप पर पढ़ाए थे, वो अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे और ये जो है आपको ऐसे भी समझ में आ जाएंगे, बहुत आसान है। और उसके उनका जो मैंने जलवायु है, क्षेत्रफल है, उसके बारे में जिस तरीके से पढ़ाया है इसी के मद्देनज़र रखते हुए हम इसको पढ़ने वाले हैं। तो इसका जो राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है उसका क्षेत्रफल 23% इसका क्षेत्रफल है और 39% इसकी जनसंख्या है। और मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर जो वर्षा होती है वो वर्षा होती है 50 सेमी से 80 सेमी वर्षा होती है। यानी जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है वहाँ पर वर्षा है वो 50 सेमी से 80 सेमी के बीच में होती है। तो मेरे प्यारे साथियों, वहाँ की जो जलवायु है वो जलवायु है आर्द्र जलवायु, क्योंकि वहाँ पर जो वर्षा है वो 50 से 80 सेमी के बीच में होती है। तो वहाँ की जो जलवायु कैसी है? आर्द्र जलवायु है। और वहाँ की जो मिट्टी है उस मिट्टी के बारे में बात की जाए तो जलोढ़ मिट्टी है। कौन सी मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी। अब देखो मेरे प्यारे साथियों, जो जलोढ़ मिट्टी होती है वो सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी होती है। अब जलोढ़ मिट्टी पूर्वोत्तर जो मैदानी भाग है उस पूर्वोत्तर मैदानी भाग में जो नदियां हैं उन नदियों का प्रवाह ज़्यादा है। तो इसीलिए वहाँ पर जो ये जो जलोढ़ मिट्टी है इस जलोढ़ मिट्टी का सबसे ज़्यादा योगदान रहता है। तो इसीलिए जो पूर्वोत्तर के जो मैदान है राजस्थान में उसमें जो मिट्टी पाई जाती है वो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और ये जो मिट्टी होती है वो सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी होती है। मेरे प्यारे साथियों, ये जो प्रदेश हैं उस प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। मेरे प्यारे साथियों, इस तरीके का भी आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि जो राजस्थान के भौतिक प्रदेश हैं उन भौतिक प्रदेशों में सबसे ज़्यादा जनसंख्या कौन से भौतिक प्रदेश में निवास करती हैं? तो मेरे प्यारे साथियों, आपको बताना है कि जो पूर्वी मैदानी प्रदेश हैं उसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, हम आगे चलते हैं। हमने यहाँ तक पढ़ लिया है कि जो जनसंख्या है वो सर्वाधिक निवास करती है पूर्वोत्तर के मैदानों में, क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, इसलिए वहाँ पर सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी है, इसलिए वहाँ पर वो कृषि की जाती है और बेहतर जो संसाधन है वो उपलब्ध हो जाते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, जो इसका क्षेत्रफल है और जो स्थिति है इस पूर्वोत्तर मैदान की, तो उस मैदान की स्थिति को ध्यान में रखते हुए इसको 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये जो मैदान है उसको हम 4 भागों में बांट सकते हैं। अब ये 4 भाग कौन कौन से हैं उनके बारे में जानते हैं। यानी वहाँ पर जो ये पूर्वोत्तर का मैदान है उसमें जो नदियाँ बहती हैं उन नदियों के अकॉर्डिंग इसको 4 भागों में बांटते हैं। और वो नदियाँ हैं वो कौन कौन सी? एक तो चंबेल बेसिन, यानी जो चंबल बेसिन है, यानी चंबल नदी का जो क्षेत्र है उस नदी के क्षेत्र को चंबल बेसिन कहा जाता है। जो पूर्वी मैदानी भाग है उसमें चंबल बेसिन का जो भाग है उसको, मतलब चंबल नदी का जो क्षेत्र है उसको चंबल बेसिन के नाम से जाना जाता है। और ये जो चंबल बेसिन है उसमें सर्वाधिक बीहड़ क्षेत्र है। बीहड़ क्षेत्र यानी जो नदियों के द्वारा मतलब अनुपजाऊ जो
क्षेत्र बना दिया जाता है उसको बीहड़ क्षेत्र कहा जाता है। और राजस्थान में जो सवाई माधोपुर जिला है उस सवाई माधोपुर जिले में इस प्रकार का जो बीहड़ क्षेत्र है वो पाया जाता है। तो ये था 1 नंबर पर जो था चंबल बेसिन। मेरे प्यारे साथियों जो 2 नंबर पर हैं वो है माही बेसिन। कौन सा है? माही बेसिन, यानी माही नदी का जो प्रवाहित क्षेत्र है वो इसके अंतर्गत आता है। और तीसरे नंबर का है बनास बेसिन, यानी बनास नदी जिस क्षेत्र से होकर बहती है, जो मतलब पूर्वोत्तर का जो क्षेत्र है जहाँ पर वो बनास नदी अपना प्रवाहित क्षेत्र या अपना प्रवाह क्षेत्र बनाती है तो वो बनास बेसिन के अंदर आता है। और चौथा है बाणगंगा बेसिन। बाणगंगा जो नदी है वो प्रवाहित होती है तो वहाँ का जो क्षेत्र है वो इसके अंतर्गत आता है। मेरे प्यारे साथियों आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम जो अपवाह तंत्र है उस अपवाह तंत्र में इन नदियों का विस्तार से वर्णन पढ़ेंगे। तो उसमें ये जो नदियाँ है कहाँ से निकलती है, क्या है, इसकी सहायक नदियाँ कौन सी है, इसका प्रवाह क्षेत्र कौन सा है, मैं आपको वहाँ पर अच्छी तरीके से मैप के माध्यम से आपको समझा दूंगा। तो ये जो 4 क्षेत्र हैं उन 4 क्षेत्रों में इसको प्रमुख रूप से बांटा गया है। ये जो मैदान है इस मैदान को मेवाड़ का मैदान या उत्तर में जो मालपुरा है करौली का मैदान के नाम से भी जाना जाता है। यानी ये जो क्षेत्र है इस क्षेत्र को दक्षिण में जो मेवाड़ का मैदान है उस मेवाड़ के मैदान के नाम से भी जाना जाता है और उत्तर में मालपुरा करौली के मैदान के नाम से भी जाना जाता है। जलवायु की दृष्टि से बनास का मैदान उष्ण आर्द्र है, यानी वार्षिक जो वर्षा होती है वो लमसम यानी 6.5 सेमी यहाँ की जो वार्षिक वर्षा है वो होती हैं। तो ये मेरे प्यारे साथियों था जो पूर्वी मैदानी भाग है उस पूर्वी मैदानी भाग का विवरण था। अगर आप नोट्स बनाना चाहते हो तो भी इसके जो नोट्स है वो आप बना सकते हो, यानी अच्छी तरीके से आप लिख सकते हो। तो मेरे प्यारे साथियों ये था हमारा तीसरा पूर्वी मैदानी प्रदेश, यानी पूर्वी मैदानी प्रदेश हैं वो इस तरीके से हम अब हमारे मैप पर दर्शा सकते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों ये हमारे पूर्वी मैदानी भाग है वो पूरा हो गया है। अब हम चलते हैं जो अगला हमारे भौतिक प्रदेश है उसके बारे में देखते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों अगला जो भौतिक प्रदेश हैं वो हैं दक्षिण पूर्वी पठार या हाड़ौती का पठार या लावा का पठार, यानी जो चौथे नंबर और अंतिम जो भौतिक प्रदेश हैं उसको हम दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश या हाड़ौती का पठार या लावा का पठार के भी नाम से जान सकते हैं। यानी आपको इन तीनों में से कोई सा भी नाम दे दिया जाए तो आपको चूक नहीं करनी है और जो सही नाम है उस पर आपको टिक करना है, यानी जो सही ऑप्शन है उस पर आपको टिक करना है। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश दे सकता है, हाड़ौती का पठार दे सकता है और लावा का पठार, ये सारे नाम आपको एग्जामिनर दे सकता है, क्योंकि एग्ज़ाम में आजकल इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको भ्रमित करने के लिए। तो आपको अच्छी तरीके से इसको पढ़ना है और अच्छी तरीके से इसका जवाब देना है। तो मेरे प्यारे साथियों इसके बारे में हम जान लेते हैं। ये मालवा के पठार यानी अरावली पर्वतमाला व विंध्याचल पर्वतमाला के मध्य मालवा का पठार स्थित है, यानी अरावली पर्वतमाला और जो मालवा का पठार है उस मालवा के पठार के बीच में जो दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश हैं वो स्थित हैं। यानी जो मालवा का पठार और अरावली पर्वतमाला और विंध्याचल पर्वतमाला है उसके बीच में ये पठार स्थित हैं। अब इसकी जो मिट्टी है उस मिट्टी की बात की जाए तो इस मिट्टी का जो रंग है वो काला रंग है। यानी ये जो विंध्याचल पर्वतमाला है और अरावली के बीच का जो क्षेत्र है इसलिए यहाँ की जो मिट्टी है वो काली मिट्टी है, यानी काली मिट्टी सबसे ज़्यादा यहाँ पर पाई जाती हैं। तो मेरे प्यारे साथियों इसके विस्तार की बात की जाए तो ये कोटा, बारां, बूंदी और झालावाड़ जिलों में सबसे ज़्यादा विस्तृत है। यानी इस जो दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश हैं इसका सबसे ज़्यादा विस्तार है कोटा, बारां, बूंदी और झालावाड़, यानी इन चारों क्षेत्रों में इसका सबसे ज़्यादा विस्तार है। तो मेरे प्यारे साथियों अगर इसकी कुल क्षेत्रफल की बात की जाए, यानी ये प्रदेश का जो कुल क्षेत्रफल है उसका कितना प्रतिशत है, तो ये 6.89% कुल प्रतिशत है। यानी इसका कुल प्रतिशत है 6.89%। यानी राजस्थान का जो क्षेत्रफल है उसका 6.89% इसका माना गया है। और यहाँ पर जो जनसंख्या है वो 11% निवास करती है। कितने प्रतिशत निवास करती है मेरे प्यारे साथियों? 11% जो जनसंख्या है वो निवास करती है। तो आप साथ साथ में नोट्स बनाते जाइए और कॉपी में लिखते जाइए अच्छी तरीके से, क्योंकि अच्छी तरीके से आपको समझ में आ रहा
होगा। तो इसका जो क्षेत्रफल है वो हमने पढ़ लिया 6.90% है और जो जनसंख्या है वो 11% है। और यहाँ की जो वर्षा है उस वर्षा की बात की जाए तो यहाँ का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में 80 से 120 सेमी के बीच में वर्षा होती है। यानी राजस्थान में ये जो क्षेत्र है चारों भौतिक प्रदेशों में तो सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान सबसे ज़्यादा भौतिक जो वर्षा है इस भौतिक प्रदेश में होती है। यानी 80 से 120 सेमी वर्षा होती है। यानी ये जो 80 से 120 सेमी वर्षा होती है वो दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में होती है। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर जलवायु की बात की जाए तो यहाँ पर अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है। कौन सी जलवायु पाई जाती है? अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है। यानी यहाँ पर जो वर्षा है वो सबसे ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर जो जलवायु है वो कैसी पाई जाती है? अति आर्द्र जलवायु पाई जाती हैं। अब देखो यहाँ का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी पाई जाती है और अरावली और विंध्याचल जो पर्वतमाला है उस पर्वतमाला के ये जो बीच में क्षेत्र हैं तो यहाँ पर जो खनिज हैं वो खनिज भी सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं, क्योंकि अरावली और विंध्याचल के जो अवशेष हैं उन अवशेषों के कारण ये जो भौतिक प्रदेश हैं इस भौतिक प्रदेश में सर्वाधिक खनिज पाए जाते हैं। तो ये जो मुकंदरा की पहाड़ियाँ हैं वो कोटा और झालावाड़ ज़िले में फैली हुई है। यानी ये जो मुकंदरा की पहाड़ियाँ हैं वो कोटा और झालावाड़ ज़िले में फैली हुई है, क्योंकि ये जो अरावली पर्वतमाला है उस अरावली पर्वतमाला की ही जो पहाड़ियाँ हैं जिनको कोटा और झालावाड़ में मुकंदरा की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। ये मेरे प्यारे साथियों था दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश या हाड़ौती प्रदेश या लावा का पठार भी कहा जाता है। अब देखो मेरे प्यारे साथियों, इसमें एक और क्वेश्चन बनता है। यानी अरावली और जो विंध्याचल पर्वतमाला है, अरावली और विंध्याचल पर्वतमाला है, उस अरावली और विंध्याचल पर्वतमाला में ये मिलन स्थान है। कौन सा स्थान है? मिलन स्थान है। अरावली और जो विंध्याचल पर्वत है उसके बीच का ये जो मिलन स्थान माना जाता है। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश को मिलन स्थान माना जाता है, या लावा पठार है उसको इसका मिलन स्थान माना जाता है। इसको महान भ्रंश सीमा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये मेरे प्यारे साथियों था दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश कौन सा पठार था? दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। तो मेरे प्यारे साथियों, अभी तक जो अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करना है आपको। ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इस लाइव क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त जुड़ें और उसके बारे में ये ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें ताकि एग्ज़ाम में अच्छी तरीके से इसको सोल्व कर सकें। तो मेरे प्यारे साथियों, ये तो मैंने भौतिक प्रदेश आपको पूरे पढ़ाए कि भौतिक प्रदेश कौन कौन से हैं उनके बारे में जानकारी दी। और अब हम पढ़ेंगे इनसे रिलेटिव जो क्वेश्चन हैं, भौतिक प्रदेशों से आपको कौन कौन से क्वेश्चन पूछ सकते हैं या कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं और पिछले एग्ज़ामों में भी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, एक बार हम उन क्वेश्चनों को भी देख लेते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, वे क्वेश्चन हैं, आपको भी साथ में उत्तर देना है। निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? यानी जो गलत है उस गलत को आपको टिक करना है। यानी जो पहला क्वेश्चन है वो है हमारा कि निम्न में से कौन सा असंगत है। तो देखो, लासाड़िया का पठार है वो उदयपुर में है, बिल्कुल सही है। उड़िया का पठार है वो सिरोही में है। मेसा का पठार है मेरे प्यारे साथियों, ये गलत है। मेसा का पठार कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़ में है। कहाँ पर हैं? चित्तौड़ में हैं। तो मेसा का पठार है, ये तीसरा ऑप्शन है उसमें सही हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों देख लीजिए, मेसा का पठार राजसमंद जिले में नहीं है बल्कि ये चित्तौड़गढ़ जिले में है और इसी पर ही चित्तौड़गढ़ दुर्ग बना हुआ है। तो मेरे प्यारे साथियों, हमारा दूसरा क्वेश्चन है थार मरुस्थल के संबंध में है। यानी थार मरुस्थल के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कौन सा कथन इसमें से सही नहीं है, तो उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। पहला है, ये विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला मरुस्थल है। तो मैंने आपको बताया था कि सघन बना मरुस्थल है, सर्वाधिक आबादी वाला नहीं, सघन बसा हुआ मरुस्थल मैंने आपको बताया था। दूसरा है, यहाँ का ढाल उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है, बिल्कुल सही है। इसका ढाल है वो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। तीसरा है, बबूल, फोग और धोकड़ा व केर यहाँ के प्रमुख वृक्ष हैं, बिल्कुल। जो मरुस्थलीय क्षेत्र है इसके ये जो वृक्ष है प्रमुख रूप से हैं। यहाँ की जलवायु शुष्क और अत्यधिक विषम है। मैंने आपको क्या बताया था इसकी जलवायु के बारे में?
शुष्क जलवायु है, अत्यधिक विषम नहीं, मैंने शुष्क जलवायु के बारे में आपको बताया था। तीसरा है बाजरा, मोठ व गंवार यहाँ की प्रमुख फसलें हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, इसमें बी और जो सी ऑप्शन है वो एकदम सही नहीं है, ये मैंने आपको बताया है। तो ये ये क्वेश्चन मतलब छपने में थोड़ी मिस्टेक हो गई। यहाँ का जो डाल है वो मतलब उत्तर पश्चिम में मैंने बताया था, और ये जो क्वेश्चन है वो थोड़ा मतलब इसमें टेक्निकल मिस्टेक हो गई थी। तो चलो हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कर्नल जेम्स टोड ने हिंदू ओलंपस किसे माना है? कर्नल जेम्स टोड ने हिंदू ओलंपस किसे माना है? तो मेरे प्यारे साथियों हैं वो माउंट आबू। कौन सा है? माउंट आबू। माउंट आबू का जो क्षेत्र है वो कर्नल जेम्स टोड ने हिंदू ओलंपस के नाम से जाना है। मेरे प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन है, मुकंदरा की पहाड़ियाँ किन किन जिलों में फैली हुई हैं? हमने अभी पीछे ही इसमें पढ़ा था कि जो मुकंदरा की पहाड़ियाँ हैं वो कोटा और झालावाड़ जिले में प्रमुख रूप से फैली हुई हैं। कौन से जिलों में फैली हुई है? कोटा और झालावाड़ जिलों में फैली हुई हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन है, पूर्वी सिरोही क्षेत्र में तीव्र ढाल वाली उबड़ खाबड़ कटक या पहाड़ियाँ हैं, उसे स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? यानी पूर्वी सिरोही का जो क्षेत्र है उसमें जो अरावली की जो ये पहाड़ियाँ हैं, उन पहाड़ियों को, जो उबड़ खाबड़ पहाड़ियाँ हैं, उन पहाड़ियों को किस नाम से जाना जाता है? भाकर के नाम से जाना जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का विस्तार उत्तर में कहाँ तक है? तो मेरे प्यारे साथियों, ये मैंने आपको बताया था कि उत्तर में खेतड़ी झुंझुनू तक इसका अरावली पर्वतमाला का विस्तार है। मेरे प्यारे साथियों, ये मैंने आपको बताया था सिरोही से लेकर जो खेतड़ी झुंझुनू हैं वहाँ तक अरावली पर्वतमाला फैली हुई है। ये तो अरावली पर्वतमाला दक्षिण में गुजरात के खेड़ब्रह्म पालनपुर से प्रारंभ होकर राजस्थान के खेतड़ी सिंगाना तक श्रृंखलाबद्ध रूप से ये प्रमुख रूप से स्थित हैं। तो ये था ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अरावली की पहाड़ियों की सर्वाधिक ऊंचाई और चौड़ाई राज्य के किस भाग में है? तो मैंने मेरे प्यारे साथियों आपको बताया था कि जो दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र है उस दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में इसकी जो चौड़ाई और ऊंचाई है वो सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। यानी ऊंचाई भी दक्षिणी क्षेत्र में और चौड़ाई भी दक्षिण क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला इसका विस्तार है, देख लीजिए, व्याख्या देख लीजिए। अरावली पर्वत श्रृंखला में सर्वाधिक ऊंचा और चौड़ा भाग है वो सिरोही, पश्चिम उदयपुर जिलों में स्थित हैं। तो राज्य का जो दक्षिण पश्चिमी भाग है वो सबसे चौड़ा और सबसे ऊंचा क्षेत्र है वो अरावली का माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, उदयपुर के आसपास की तस्वीरनुमा आकृति की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? मेरे प्यारे साथियों, ये सबसे ज़्यादा जो एग्ज़ाम है उसमें पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है, तो इसका उत्तर कौन सा होगा? गिरवा होगा। यानी उदयपुर के आसपास की जो तस्वीरनुमा आकृति की जो पहाड़ियाँ हैं उन पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? वो गिरवा कहा जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों, इसको अच्छी तरीके से आप देख लेना। अगला क्वेश्चन है, जो अरावली के जो दर्रे हैं उन दर्रों के बारे में पूछा गया है कि अरावली पर्वत श्रृंखला के प्रमुख दर्रे कौन से हैं? यानी उन दर्रों के बारे में पूछा गया है। तो प्रमुख रूप से अरावली के जो 2 नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, क्योंकि ये दर्रे मतलब राजस्थान में ये दर्रा राजस्थान में, ये दोनों दर्रे राजस्थान में नहीं हैं। देसूरी राजस्थान में पाली में दर्रा है, लेकिन सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश, वहाँ मतलब भारत के दर्रे हैं। लेकिन ये केवड़ा की नाल, देसूरी की नाल और हाथीगुड्डा की नाल ये प्रमुख रूप से राजस्थान के दर्रे हैं। यानी ये जो अरावली है उस अरावली के दर्रे हैं। बाकी रोहतांग, नाथुला और सिपकिला दर्रा है वो हिमालय के दर्रे हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, इसमें आपको ध्यान रखना है कि केवड़ा की नाल, देसूरी की नाल और हाथीगुड्डा की नाल प्रमुख रूप से दर्रे माने गए हैं। मेरे प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में निम्न में से कौन से प्राकृतिक भूभाग गोंडवाना लैंड के अवशेष हैं? यानी मैंने आपको बताया था कि गोंडवाना लैंड के कौन कौन से अवशेष माने गए हैं। तो गोंडवाना लैंड के जो अवशेष हैं वो प्रमुख रूप से, एक आपको मैंने बताया था, एक तो था दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। कौन सा था? दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, और एक अरावली प्रदेश। यानी ये जो पठारी क्षेत्र था वो प्रमुख रूप से गोंडवाना लैंड के अवशेष माने गए थे। और ये जो मरुस्थली प्रदेश हैं और पूर्वी मैदानी प्रदेश हैं ये प्रमुख रूप से किसके भाग माने गए थे? तैतीस सागर के भाग माने गए थे। तो आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी तरीके के पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, उपरमाल क्या है?
ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि उपरमाल किसे कहते हैं। ये मैंने जो अरावली का जो क्षेत्र था या अरावली हमने पढ़ी थी तो उसमें आपको मैंने बताया था, यानी चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा के बीच का जो पठारी भूमि है उस पठारी भूमि को उपरमाल के नाम से जाना जाता है। मेरे प्यारे साथियों, इसको आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है कि चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा के बीच जो पठारी भूमि है यानी अरावली पर्वतमाला का जो विस्तार है उस विस्तार को प्रमुख रूप से उपरमाल के नाम से जाना जाता है। ये अच्छी तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो मेरे प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन है वो है अरावली श्रेणियों की चौड़ाई ऊंचाई किस दिशा में बढ़ती जाती है, यानी अरावली की जो श्रेणियां हैं उनकी चौड़ाई और ऊंचाई है वो किस दिशा में बढ़ती जाती है। तो मेरे प्यारे साथियों, उत्तर पूर्व से जो दक्षिण पश्चिम है उसकी तरफ उसकी जो ऊंचाई और चौड़ाई है वो बढ़ती जाती है। यानी उत्तर में हमने जो खेतड़ी झुंझुनू का क्षेत्र पढ़ा है और फिर जो सिरोही का क्षेत्र है दक्षिण पश्चिम में, तो वहाँ तक जो इसकी ऊंचाई है और चौड़ाई है वो बढ़ती जाती है। इस तरीके का क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है। तो मेरे प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन है आबू पर्वत क्या है। आबू पर्वत एक पठार है। क्या है? एक पठार है। तो मेरे प्यारे साथियों, आपको मैं बता देता हूँ पठार और पर्वत के बारे में अंतर बता देता हूँ। पठार वे होता है जो ज़मीन जो समतल भूमि होती है उसे कुछ मीटर तक ऊंचा होता है लेकिन ऊपर से ये समतल होता है तो इसे पठार कहा जाता है। और पर्वत एक नुकीली चोटी या मतलब एक सीधा खड़ा होता है, उसको हम पर्वत के नाम से जानते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन है आपको कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन है उसके बारे में आपको ज़रूर ध्यान रखना है। देखो, शहर सिरोही में आपको मैंने बताया है, जरगा उदयपुर में बताया है, और चिड़ियाटुक जो जोधपुर ज़िला है या जोधपुर का जो दुर्ग है वो चिड़ियाटुक पहाड़ी पर स्थित है। और ये आडा वाला जो पर्वत है वो आडा वाला पर्वत सीकर में नहीं है मेरे प्यारे साथियों, ये बूंदी में है। कहाँ पर है? बूंदी में है। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को भी आपको ध्यान में रखना है। और हमारी क्लास का जो अंतिम क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है राजस्थान के पूर्वी मैदानी भाग में बहने वाली अधिकांश नदियों का पानी कहाँ जाता है। यानी पूर्वी मैदानी भाग में बहने वाली नदियों का अधिकांश पानी कहाँ जाता है, ये आपको अच्छी तरीके से पता होगा। मैंने बताया था कि जो अरावली पर्वतमाला है वो हमारे जल विभाजक का काम करती है। तो इसका जो अधिकांश पानी है वो कहाँ जाता है? बंगाल की खाड़ी में जाता है। तो दोस्तों, आज की क्लास आपको सर की क्लास कैसी लगी आप जल्दी से कमेंट करके बताएं। दोस्तों, मैंने जैसा कि कहा था कि आपको रेवंत राज मैथमेटिक्स के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है। दोस्तों, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों जल्दी से। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा दोस्तों, वहां से आप अभी ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली लेटेस्ट क्लास में। तब तक के लिए प्यारे साथियों, जय हिंद, जय भारत।